एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमारे फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग्स, प्लास्टिक्स और दवाओं यानी ड्रग्स के मेन हिस्से होते हैं। पिछले यूनिट में आपने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन इस यूनिट में हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज़रूरी फंक्शनल ग्रुप्स में से एक है। अब देखते हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स में ये ग्रुप कैसे जुड़ा होता है। एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है। कीटोन्स। कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन दो सीधे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन सीधे एक हाइड्रोक्सिल मॉइटी यानी -OH ग्रुप से जुड़ा हो, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अगर कार्बोनिल कार्बन किसी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, जैसे कि NH2 ग्रुप, तो उसे एमाइड्स कहते हैं। और अगर ये हेलोजन के साथ जुड़ा हो तो उसे एसिल हैलाइड्स कहा जाता है। इसी तरह एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। चलिए इन सभी क्लासेस के जनरल फॉर्मूलाज को एक बार देख लेते हैं। एल्डिहाइड RCHO, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H है। कीटोन RCOR, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप है। एसाइल हैलाइड RCOX, यहाँ X का मतलब हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है। एमाइड RCONH2। एस्टर RCOOR। एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR। ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लांट्स और एनिमल किंगडम में बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ये हमारी लाइफ के बायोकेमिकल प्रोसेसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नेचर में फ्रेग्रेंस और फ्लेवर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैनिलिन, जो हमें वेनिला बीन से मिलता है। सैलिसिल एल्डिहाइड, जो मीडो स्वीट से मिलता है। सिनेमैल्डिहाइड, जो दालचीनी यानी सिनेमन से मिलता है। इन सब की खुशबू बहुत ही प्लेजेंट यानी बहुत अच्छी होती है। इनका इस्तेमाल बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं में फ्लेवर ऐड करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ फैमिलीज का मैन्युफैक्चरिंग सॉल्वेंट्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी होता है, जैसे कि एसीटोन। इसके अलावा इनका यूज एडेसिव्स, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स और फैब्रिक्स बनाने में भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर यानी इनके नामकरण की। सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। इनके नॉमेनक्लेचर के दो सिस्टम्स होते हैं, ए कॉमन नेम्स और बी IUPAC नेम्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अक्सर उनके IUPAC नामों के बजाय उनके कॉमन नामों से ही पुकारा जाता है। ज्यादातर एल्डिहाइड्स के कॉमन नाम उनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम से डिराइव किए जाते हैं। इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आखिर में आने वाले IC एसिड को हटाकर उसकी जगह एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। इसके साथ ही ये नाम उस एसिड या एल्डिहाइड के ओरिजिनल लैटिन या ग्रीक सोर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कार्बन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई साइड ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी लोकेशन दिखाने के लिए हम ग्रीक लेटर्स जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा का यूज करते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो सीधे एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा होता है। उसके अगले वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और इसी तरह आगे भी चलता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। CH3, CHO को हम कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर जब CHO लगा हो तो उसे कहते हैं बेंजैल्डिहाइड। और इस तीसरे स्ट्रक्चर को देखिए,
जहां एल्डिहाइड कार्बन के बाद पहला कार्बन अल्फा है और दूसरा बीटा है। बीटा कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है बीटा ब्रोमो ब्यूटीरेल्डिहाइड। अब बात करते हैं कीटोन्स के कॉमन नेम्स की। कीटोन्स के कॉमन नाम लिखने के लिए कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप्स के नाम लिखे जाते हैं और आखिर में कीटोन शब्द जोड़ दिया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस को दिखाने के लिए ग्रीक लेटर्स अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा का यूज किया जाता है। इसकी शुरुआत कार्बोनिल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन एटम से होती है। सबसे सिंपल डाई मिथाइल कीटोन को हम एसीटोन कहते हैं। अल्काइल फिनाइल कीटोन्स का नाम लिखने के लिए आमतौर पर असाइल ग्रुप के नाम को प्रीफिक्स के रूप में फिनोने शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। CH3CO, CH3 को हम एसीटोन कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ जब COCH3 जुड़ा हो तो इसे एसीटोफिनोन कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ जब COCH 2CH3 जुड़ा हो तो इसे प्रोपियोफिनोन कहा जाता है। और जब दो बेंजीन रिंग्स के बीच में कार्बोनिल ग्रुप हो तो इसे बेंजोफिनोन कहते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, IUPAC नेम्स। ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के IUPAC नाम उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन्स के नाम से डिराइव किए जाते हैं। इसके लिए एल्केन के नाम के आखिर से E को हटाकर उसकी जगह एल्डिहाइड के लिए AL और कीटोन के लिए 1 लगा दिया जाता है। एल्डिहाइड के केस में सबसे लंबी कार्बन चेन की नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू होती है जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है, लेकिन कीटोन्स के केस में नंबरिंग उस एंड यानी उस सिरे से शुरू की जाती है जो कार्बोनिल ग्रुप के सबसे नजदीक हो। चेन में मौजूद सब्स्टिट्यूएंट्स को उनके नंबर्स के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है। यही रूल साइक्लिक कीटोन्स पर भी अप्लाई होता है, जहां कार्बोनिल कार्बन को हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। जब एल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग से जुड़ा होता है तो साइक्लोएल्केन के पूरे नाम के बाद सफिक्स कार्बल्डिहाइड जोड़ा जाता है। यह रिंग के कार्बन एटम्स की नंबरिंग उस कार्बन से शुरू होती है जिससे एल्डिहाइड ग्रुप सीधे अटैच्ड है। सबसे सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है उसका नाम बेंजीनी कार्बल्डिहाइड है। हालांकि IUPAC ने इसके कॉमन नाम बेंजेल्डिहाइड को भी पूरी तरह एक्सेप्ट किया है, इसलिए बाकी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का नाम भी हम बेंजेल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स के रूप में ही लिखते हैं। चलिए नीचे दिए गए एग्जाम्पल से इसे बिल्कुल क्लियरली समझते हैं। इथेनॉल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टनॉल। यहाँ 7 कार्बन की चेन है। नंबर 1 एल्डिहाइड कार्बन है, तीसरे नंबर पर मिथाइल और चौथे नंबर पर ब्रोमीन है। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, ये एक 5 कार्बन की रिंग वाला कीटोन है जिसमें कार्बोनिल कार्बन नंबर 1 है और तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, 6 कार्बन की रिंग के ऊपर सीधे CHO ग्रुप लगा हुआ है। पेंट 2NL, 5 कार्बन की चेन है जिसमें दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और पहले कार्बन पर एल्डिहाइड है। 1 फिनाइल प्रोपेन 1,1, 3 कार्बन की कीटोन चेन है जिसके पहले ही कार्बन पर बेंजीन रिंग यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नोमेनक्लेचर के कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए जहां चेन में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं। क्योंकि एल्डिहाइड को प्रायोरिटी मिलती है इसलिए नंबरिंग एल्डिहाइड कार्बन से शुरू होगी और तीसरे कार्बन पर लगे कीटोन ऑक्सीजन को हम प्रीफिक्स के रूप में ऑक्सो लिखेंगे, जिससे इसका नाम बनता है 3-ऑक्सोपेंटेनेल। इसके बगल वाले स्ट्रक्चर में 5 कार्बन की कीटोन चेन है जिसके दूसरे और चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसलिए इसे कहेंगे 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3-ओन। अगर बेंजीन रिंग के चौथे पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप और पहले पर एल्डिहाइड हो तो उसे 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बल्डिहाइड या कॉमनली 4 नाइट्रोबेंजील्डिहाइड कहा जाता है। अब इस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को ध्यान से समझिए। अगर एक ही एलिफेटिक चेन में 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स जुड़े हों तो सभी एल्डिहाइडिक ग्रुप्स को आइडेंटिकल यानी एक जैसा ट्रीटमेंट देने के लिए हम चेन में सिर्फ 3 कार्बन्स को काउंट करते हैं और इसका नाम लिखते हैं प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड।
अब स्क्रीन पर दिख रहे टेबल 8.1 को ध्यान से देखिए, जहां कुछ जरूरी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कॉमन और IUPAC नाम दिए गए हैं। HCHO का कॉमन नाम फॉर्मेल्डिहाइड है और IUPAC नाम मेथनॉल है। CH3CHO को एसीटेल्डिहाइड और IUPAC में एथेनॉल कहते हैं। CH3 2CHCHO को आइसोब्यूटीरेल्डिहाइड और IUPAC में डू मेथिल प्रोपीनल कहा जाता है। साइक्लोहेक्सेन रिंग पर जब तीसरे कार्बन पर मिथाइल और पहले पर CHO हो तो कॉमन नाम गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड और IUPAC नाम 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड होता है। CH3CHO का कॉमन नाम अल्फा मेथॉक्सी प्रोपोयोनेल्डिहाइड और IUPAC नाम 2 मेथॉक्सी प्रोपीनल है। 5 कार्बन की सीधी एल्डिहाइड चेन CH3CH 2CH2CH2CHO को कॉमनली वेलरेल्डिहाइड और IUPAC में पेंटेनल कहते हैं। एक बहुत ही फेमस अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CHCHO का कॉमन नाम एक्रोलीन है और IUPAC नाम prop2NL है। जब बेंजीन रिंग के पहले और दूसरे दोनों पोजीशंस पर एल्डिहाइड ग्रुप हों तो इसे कॉमनली खैल्डिहाइड और IUPAC में बेंजीन 1,2 डाइकार्बल्डिहाइड कहा जाता है। अगर बेंजीन रिंग में तीसरे पोजीशन पर ब्रोमीन हो तो कॉमन नाम M ब्रोमोबेंजेल्डिहाइड और IUPAC नाम 3 ब्रोमोबेंजीन कार्बल्डिहाइड या 3 ब्रोमोबेंजाल्डिहाइड होता है। अब कीटोन्स वाले सेक्शन को देखिए। CH3CO, CH2, CH2, CH3 को कॉमनली मेथाइल N प्रोपाइल कीटोन और IUPAC में पेंटेन 2,1 कहते हैं। CH3 CH, CO, CH, CH3 2 का कॉमन नाम डाइसोप्रोपाइल कीटोन और IUPAC नाम 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3,1 है। साइक्लोहेक्सेनोन रिंग के दूसरे कार्बन पर मिथाइल लगा हो तो कॉमन नाम अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन और IUPAC नाम 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन होता है। और आखिरी एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड CHCO, CH3 का कॉमन नाम मेसिटाइल ऑक्साइड है और इसका IUPAC नाम 4 मिथाइल पेंट 3N21 बनता है। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट की। कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन का जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में ही रहता है और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन एटम के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी लोन पेयर्स भी होते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बोनिल कार्बन और उससे अटैच्ड तीनों एटम्स बिल्कुल एक ही प्लेन में यानी सेम प्लेन में लाई करते हैं और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इस प्लेन के ऊपर और नीचे मौजूद होता है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वे अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री के होते हैं, जैसा कि एक रेगुलर ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर में एक्सपेक्ट किया जाता है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होता है क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। इसी वजह से कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक लुईस एसिड सेंटर की तरह काम करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट काफी सब्सटेंशियल यानी बहुत ज्यादा होता है और ये ईथर्स से कहीं ज्यादा पोलर होते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप की इस हाई पोलैरिटी को हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं, जहां एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर A और एक डाइपोलर स्ट्रक्चर B आपस में रेजोनेंस में होते हैं। अब हम उन इंपॉर्टेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बनाए जा सकते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। जब हम प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स मिलते हैं और सेकेंडरी एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स मिलते हैं, जिसे आपने पिछले यूनिट 7 में भी पढ़ा था। बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये मेथड वॉलेटाइल एल्कोहल्स के लिए बहुत सूटेबल है और इसका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। इसमें एल्कोहल के वेपर्स को भारी मेटल कैटलिस्ट
जैसे कि सिल्वर या कॉपर के ऊपर से पास कराया जाता है। यहाँ भी प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन तैयार होता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से बनाने के दो तरीके हैं। पहला है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। जैसा कि हम जानते हैं, एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करने के बाद जब जिंक डस्ट और पानी के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एल्कीन के सब्स्टिट्यूशन पैटर्न के हिसाब से एल्डिहाइड, कीटोन या दोनों का मिक्सचर मिलता है। हाइड्रोकार्बन से बनाने का दूसरा तरीका है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। जब इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH में H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में पानी ऐड किया जाता है तो हमें सीधे एसिटैल्डिहाइड मिलता है। इसके अलावा बाकी जितने भी हायर एलाइंस हैं वे इस रिएक्शन में हमेशा कीटोन्स ही देते हैं। अब हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। जब एसाइल क्लोराइड को पैलेडियम कैटलिस्ट, जो कि बेरियम सल्फेट पर सपोर्टेड होता है, PD-BaSO4, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराकर रिड्यूस किया जाता है तो इस नेम रिएक्शन को हम रोज़ेनमंड रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बेंजॉइल क्लोराइड का रोज़ेनमंड रिडक्शन होता है तो हमें बेंजिल्डिहाइड मिलता है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। जब नाइट्राइल्स RCN को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में स्टेनस क्लोराइड SnCl2+HCl के साथ रिड्यूस किया जाता है तो पहले एक इमीन RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, जिसका आगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमें करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलता है। इस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहा जाता है। ऑल्टरनेटिवली, नाइट्राइल्स को सेलेक्टिवली रिड्यूस करने के लिए हम DiBALH यानी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं, जिससे इमीन बनने के बाद हाइड्रोलिसिस करने पर सीधे एल्डिहाइड मिल जाता है, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CHCH2। CH2CN को जब DiBALH और पानी से ट्रीट करते हैं तो बिना डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए साइनाइड ग्रुप सीधे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें CH3, CH डबल बॉन्ड CHCH2, CH2, CHO मिलता है। इसी तरह एस्टर्स को भी DiBALH की मदद से सीधे एल्डिहाइड्स में रिड्यूस किया जा सकता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड और उसके डेरिवेटिव्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टोल्यूइन और उसके डेरिवेटिव्स को सीधे बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन अगर हम सही रिएजेंट्स का यूज करें तो इस ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड स्टेज पर ही रोकना पॉसिबल होता है, जो मिथाइल ग्रुप को एक ऐसे इंटरमीडिएट में बदल देते हैं जिसका आगे ऑक्सीडेशन होना मुश्किल होता है। इसके लिए पहला मेथड है यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड मिथाइल ग्रुप को एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडाइज कर देता है और जब इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें सीधे हमारा करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्रोमिल क्लोराइड के बाद टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का दूसरा तरीका है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। इसमें टोल्यूइन या सब्स्टिट्यूटेड टोल्यूइन को जब एसिटिक एनहाइड्राइड में क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये बेंजिलिडीन डायएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बेंजिलिडीन डायएसिटेट को जब हम एक्वस एसिड के साथ गर्म करके हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये सीधे हमारे करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने का अगला तरीका है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टोल्यूइन का जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में साइड चेन क्लोरिनेशन करते हैं तो हमें बेंजिल क्लोराइड मिलता है। इस बेंजिल क्लोराइड का जब 373 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये सीधे बेंजल्डिहाइड दे देता है। आपको बता दूं कि ये बेंजल्डिहाइड बनाने का एक बहुत ही फेमस कमर्शियल मेथड यानी इंडस्ट्रियल तरीका है। इसके बाद आता है अगला मेथड बाय गटरमैन-कोच रिएक्शन। जब बेंजीन या उसके किसी डेरिवेटिव को अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें सीधे बेंजल्डिहाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मिल जाता है।
इस बेहतरीन नेम रिएक्शन को हम गैटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खास रिएक्शंस की जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होती हैं। फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। जब हम एसाइड क्लोराइड की रिएक्शन डायल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं तो हमें कीटोन्स मिलते हैं। इस डायल्काइल कैडमियम को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड CdCl2 की आपस में रिएक्शन कराकर पहले से ही तैयार कर लिया जाता है। रिएक्शन का फ्लो इस तरह होता है कि 2 RmGx प्लस CdCl2 मिलकर R2CD प्लस 2 MgxCl बनाते हैं और फिर ये R2CD एसाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 2 RCOR प्लस CdCl2 देता है, जिससे हमें हमारा कीटोन मिल जाता है। फ्रॉम नाइट्राइल्स। कीटोन्स बनाने का दूसरा तरीका है नाइट्राइल्स का इस्तेमाल करना। जब किसी नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एक कीटोन मिलता है। जैसे यहाँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी प्रोपेन नाइट्राइल को जब ईथर की प्रेजेंस में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5 MgBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका H3O+ के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर हमें प्रोपियोफिनोन यानी एक फेनिल प्रोपिनोन मिल जाता है। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। जब बेंजीन या किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में किसी एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एसाइल बेंजीन यानी कीटोन्स मिलते हैं। इस इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम फ्राइडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल 8.1 को ध्यान से देखते हैं, जहां हमसे इन ट्रांसफॉर्मेशन को कराने वाले रिएजेंट्स के नाम पूछे गए हैं। हेक्सान, एक OL टू हेक्सेनाल। क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का कन्वर्जन है, इसलिए इसका सही रिएजेंट है PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। 2. साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन। ये 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, जिसके लिए हम एनहाइड्रस CrO3 का यूज करेंगे। P. फ्लोरोटोल्यूइन टू P. फ्लोरोबेंजैल्डिहाइड। यह मिथाइल ग्रुप को एल्डिहाइड में बदलना है, जिसके लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CrO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सीधे CrO2 Cl2 लेकर हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। इथेना नाइट्राइल टू इथेनल। नाइट्राइल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है DIBALH यानी डायसियोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एलील अल्कोहल टू प्रोपेनल। इस अनसैचुरेटेड अल्कोहल को बिना डबल बॉन्ड डिस्टर्ब किए एल्डिहाइड में बदलने के लिए भी हम PCC का ही यूज करते हैं। बट टू इनटू एल्डिहाइड। एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, यानी रिएजेंट होगा O3H2O- Zn डस्ट। इसके ठीक नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 दिया गया है, जिसमें रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। एक में बेंजीन की रिएक्शन प्रोपियोनाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हो रही है, जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन है, और इसका प्रोडक्ट प्रोपियोफिनोन बनेगा। 2 में डायल्काइल कैडमियम की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से हो रही है, जिससे प्रोडक्ट फिनिल एसीटोन यानी C6H5CH 2COCH3 बनेगा। 3 में प्रोपाइन का Hg2+ और H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट एसीटोन मिलेगा। 4 में पी नाइट्रोटोल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 और हाइड्रोलिसिस के साथ दिखाई गई है, जो कि इटार्ड रिएक्शन है, और इसका फाइनल प्रोडक्ट 4 नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड बनेगा। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके भौतिक गुणों के बारे में। सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट को देखते हैं। मेथनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर एक गैस होता है। एथनल यानी एसिटैल्डिहाइड
एक बहुत ही वोलेटाइल लिक्विड होता है। इनके अलावा बाकी जितने भी हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वे रूम टेम्परेचर पर या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एक कमज़ोर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन पाया जाता है जो उनकी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस की वजह से एराइज होता है। लेकिन साथ ही इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल से थोड़े कम होते हैं क्योंकि अल्कोहल्स की तरह इनमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए 58 और 60 मॉलिक्यूलर मास वाले इन 5 कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का बढ़ता हुआ ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे कम एन ब्यूटेन का है 273 केल्विन, मास 58, क्योंकि ये एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है। उससे ज्यादा मेथॉक्सीएथेन का है 281 केल्विन, मास 60, जो कि एक ईथर है। उससे ज्यादा प्रोपेनल का है 322 केल्विन, मास 58, जो कि हमारा एल्डिहाइड है। उससे भी ज्यादा एसीटोन का है 329 केल्विन, मास 58, जो कि एक कीटोन है। और सबसे ज्यादा प्रोपैन एक ऑल का है 370 केल्विन, मास 60, जो कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता की। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे कि मिथेनल, इथेनल और प्रोपेनोने, ये पानी के साथ हर प्रोपोर्शन में पूरी तरह मिजिबल यानी सॉल्युबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे अल्काइल चेन की लेंथ यानी उसकी लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से घटने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट बड़ा होता जाता है। लेकिन ये सभी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, ईथर, मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म में बहुत ही अच्छी तरह सॉल्युबल होते हैं। अगर स्मेल की बात करें तो लोअर एल्डिहाइड्स की गंध बहुत ही शार्प और तीखी होती है, जिसे पंजेंट ओडर कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है ये तीखापन कम होता जाता है और खुशबू ज्यादा फ्रेग्रेंट और प्लेजेंट होती जाती है। यही वजह है कि नेचर में मिलने वाले बहुत सारे हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का इस्तेमाल परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स की ब्लेंडिंग में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। आखिर में देखते हैं एग्जाम्पल 8.2, जहां हमें इन 4 कंपाउंड्स को उनके बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में अरेंज करना है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटान 1 ऑल, इथॉक्सी इथेन और एन पेंटेन। इन सभी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस 72 से 74 की रेंज में हैं, यानी लगभग बराबर हैं। क्योंकि ब्यूटेन एक ऑल के मॉलिक्यूल्स में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। ब्यूटेनॉल एक एल्डिहाइड है जो इथॉक्सी इथेन से ज्यादा पोलर है, इसलिए इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ईथर से ज्यादा स्ट्रांग होगा। और एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कमजोर वैंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो हमारा सही बढ़ता हुआ ऑर्डर बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.3, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इन कंपाउंड्स को उनके बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। CH3CHO, CH3CH2OH, CH3O, CH3, CH3CH2CH3। इसका सही बढ़ता हुआ ऑर्डर होगा सबसे कम हाइड्रोकार्बन CH3CH2CH3, उससे ज्यादा ईथर CH3OCH3, उससे ज्यादा एल्डिहाइड CH3CHO और सबसे ज्यादा अल्कोहल CH3CH2OH, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में ही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए ये दोनों काफी सिमिलर केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। 1. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
एल्कीन्स में दिखने वाली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बिल्कुल ऑपोजिट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक न्यूक्लियोफाइल पोलर कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पर अटैक करता है। ये अटैक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के प्लेन के लगभग परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होता है, जैसा कि आप इस फिगर 8.2 में देख सकते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से चेंज होकर sp3 हो जाता है और एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन मीडियम से तेजी से एक प्रोटॉन H+ कैप्चर कर लेता है, जिससे हमें एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है। नेट रिजल्ट ये होता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस न्यूक्लियोफाइल और H+ का एडिशन हो जाता है। रिएक्टिविटी। एल्डिहाइड्स आमतौर पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं, स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। स्टेरिक रीजन। कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन के पास दो रिलेटिवली बड़े सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को रोकते हैं, यानी स्टेरिक्स बढ़ाते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही ऐसा बड़ा ग्रुप होता है जिससे अटैक आसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप्स अपने +1 इफेक्ट से कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी उसके पॉजिटिव कैरेक्टर को काफी कम कर देते हैं, जिससे न्यूक्लियोफाइल वहां आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता, जबकि एल्डिहाइड्स में केवल एक अल्काइल ग्रुप होने के कारण ऐसा कम होता है। अब नीचे दिए गए एग्जाम्पल 8.3 को देखिए। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेंजल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में प्रोपेनेल से ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम? इसका सॉल्यूशन ये है कि बेंजल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन प्रोपेनेल के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग के रेजोनेंस की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी कम हो जाती है, जैसा कि इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में साफ दिख रहा है। इसीलिए बेंजल्डिहाइड प्रोपेनेल से कम रिएक्टिव होता है। अब हम इसके कुछ बहुत जरूरी एग्जाम्पल्स को एक एक करके देखते हैं। ए. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनाहाइड्रिन्स बनाते हैं। ये रिएक्शन प्योर HCN के साथ बहुत स्लो होती है, इसलिए इसे बेस OH के जरिए कैटेलाइज किया जाता है ताकि साइनाइड आयन CN- जनरेट हो सके, जो कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। ये CN- कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके पहले टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है, जो प्रोटॉन लेकर साइनोहाइड्रिन दे देता है। ये साइनोहाइड्रिन्स बहुत यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। बी. एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ऐड किया जाता है तो पहले प्रोटॉन ट्रांसफर होता है और फिर एक क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है। यहाँ इक्विलिब्रियम की पोजीशन ज्यादातर एल्डिहाइड्स के लिए राइट हैंड साइड में होती है, लेकिन कीटोन्स के लिए स्टेरिक रीजन्स की वजह से ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट रहती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड वाटर सॉल्वेबल होता है और इसे डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कली के साथ ट्रीट करके वापस ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में बदला जा सकता है। इसलिए ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स के सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत यूजफुल मानी जाती है। सी. एडिशन ऑफ क्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इसके बारे में हम पहले ही पिछले यूनिट 7 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। डी. एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स जब ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस की प्रेजेंस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट बनता है, जिसे हम हेमीएसिटल्स कहते हैं। ये हेमीएसिटल जब एल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ आगे रिएक्ट करता है तो पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमें एक जेम डाइल्कोक्सी कॉम्पाउंड मिलता है, जिसे एसीटल कहा जाता है। इसी तरह जब कीटोन्स की रिएक्शन सिमिलर कंडीशंस में इथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराई जाती है तो साइक्लिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिन्हें इथिलीन ग्लाइकोल कीटल्स कहते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाली ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस
कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देती है, जिससे कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है और इथिलीन ग्लाइकोल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक काफ़ी आसान हो जाता है। इन एसिटल्स और कीटल्स का जब एक्वस मिनरल एसिड्स के साथ हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये वापस टूटकर अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे देते हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स जैसे न्यूक्लियोफाइल्स H2NZ भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप में ऐड होते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और एसिड के जरिए कैटलाइज की जाती है। इसमें इंटरमीडिएट बनने के बाद बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन यानी पानी बाहर निकलता है और C डबल बॉन्ड NZ टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहाँ Z कोई अल्काइल, एराइल, OH, NH2, C6H5NH या NHCO NH2 ग्रुप हो सकता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे टेबल 8.2 को बहुत ध्यान से देखिए, जहां अमोनिया के अलग अलग डेरिवेटिव्स और उनके प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं। अगर Z की जगह H है तो रिएजेंट अमोनिया NH3 होगा, जिससे कार्बोनिल डेरिवेटिव C डबल बॉन्ड NH बनेगा और प्रोडक्ट का नाम इमीन होगा। अगर Z की जगह R है तो रिएजेंट एमाइन RNH2 होगा, जिससे C डबल बॉन्ड NR बनेगा और इसे सब्स्टिट्यूटेड इमीन या शिफ्स बेस कहते हैं। अगर Z की जगह OH है तो रिएजेंट हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH होगा, जिससे C डबल बॉन्ड NOH बनेगा और प्रोडक्ट को ऑक्सिम कहा जाता है। अगर Z की जगह NH2 है तो रिएजेंट हाइड्रोजीन NH2NH2 होगा, जिससे C डबल बॉन्ड NNH2 बनेगा और प्रोडक्ट का नाम हाइड्रेजोन होगा। अगर Z की जगह फेनिल रिंग के साथ NH है तो रिएजेंट फिनाइल हाइड्रोजीन होगा, जिससे प्रोडक्ट फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। अगर Z की जगह 2,4 डाइनिट्रोफिनिल ग्रुप लगा है तो रिएजेंट 2,4 डाइनिट्रोफिनिल हाइड्रोजीन होगा, जिससे प्रोडक्ट 2,4 डीनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन बनेगा। आपको बता दूं कि ये 2,4 DNP डेरिवेटिव्स ब्राइट येलो, ऑरेंज या रेड कलर के सॉलिड्स होते हैं, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कैरेक्टराइजेशन यानी उनकी पहचान के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। और अगर Z की जगह NHCO NH2 है तो रिएजेंट सेमी कार्बाजाइड होगा, जिससे प्रोडक्ट सेमी कार्बाजोन बनता है। अब अगली कैटेगरी पर आते हैं, जो कि है रिडक्शन। रिडक्शन टू एल्कोहल्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiALH4 जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करके या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए क्रमशः प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स में रिड्यूस किया जा सकता है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को सीधे CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप में भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को जिंक अमेलगम और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnHG+ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो इस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम क्लेमेंसेन रिडक्शन कहते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन के अलावा कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करने का एक और बेहतरीन तरीका है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसमें जब हम कार्बोनिल कंपाउंड को पहले हाइड्राजीन NH2NH2 के साथ ट्रीट करते हैं तो पानी बाहर निकलकर एक हाइड्राजोन इंटरमीडिएट बनता है। फिर इस हाइड्राजोन को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिलीन ग्लाइकोल जैसे हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस N2 बाहर निकल जाती है और हमें सीधे CH2 यानी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं अगली मेजर कैटेगरी की, जो कि है ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एक दूसरे से काफी अलग बिहेव करते हैं। एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के जरिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट जैसे माइल्ड यानी हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी एल्डिहाइड्स को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसके ऑपोजिट
कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आमतौर पर बहुत ही विगरस कंडीशंस में होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और बहुत हाई टेम्परेचर पर। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज यानी टूटना शामिल होता है, जिससे हमें कई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक मिक्सचर मिलता है जिनमें पेरेंट कीटोन से कम कार्बन एटम्स होते हैं। जैसे इस अनसिमेट्रिकल कीटोन के एग्जाम्पल को देखिए। अगर C1C2 बॉन्ड टूटता है तो हमें RCOOH और RCH2COOH का मिक्सचर मिलता है। और अगर C2C3 बॉन्ड टूटता है तो हमें RCH2COOH और RCOOH का मिक्सचर मिलता है। अब हम उन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच अंतर करने यानी उन्हें डिस्टिंग्विश करने के काम आते हैं। टोलेंस टेस्ट। जब किसी एल्डिहाइड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी टोलेनस रिएजेंट के साथ गर्म किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पर सिल्वर मेटल के डिपोजिशन की वजह से एक ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाता है। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड्स खुद ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO- बना लेते हैं और ये पूरी रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होती है, जिसका बैलेंस्ड इक्वेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेलिंग टेस्ट। फेलिंग रिएजेंट में दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन A जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट है और फेलिंग सॉल्यूशन B जो कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। टेस्ट करने से पहले इन दोनों को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मिलाया जाता है। जब किसी एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की वजह से होता है। एल्डिहाइड यहां भी कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां सबसे जरूरी बात यह याद रखनी है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इस फेलिंग टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन से सीधे कम से कम एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है यानी जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं, वे सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX के जरिए सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस एसिड सॉल्ट में कार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम होता है क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप सीधे हेलो फॉर्म CHX3 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इस हाइपोहेलाइट ऑक्सीडेशन से उस डबल बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ता, जैसा कि आप इस सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl वाली रिएक्शन में साफ देख सकते हैं। सोडियम हाइपोआयोडाइट NaOH प्लस I2 के साथ होने वाली इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन का यूज CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप की डिटेक्शन के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्राइट येलो कलर के आयोडोफॉर्म के क्रिस्टल्स बनते हैं। अब चलिए स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल 8.4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O है, वो 2,4-DNP रिएजेंट के साथ एक ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ गर्म करने पर येलो प्रेसिपिटेट देता है। यह कंपाउंड ना तो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और ना ही फेलिंग रिएजेंट को, और ना ही ये ब्रोमीन वाटर या बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करता है। क्रोमिक एसिड के साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करने पर यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड B देता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 है। हमें A और B को आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शंस समझानी है। चलिए इसके सॉल्यूशन के फ्लो को देखते हैं। चूंकि कंपाउंड A 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, इसलिए यह पक्का कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। चूंकि यह टोलेंस या फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, इसलिए यह एल्डिहाइड नहीं हो सकता। यह कंफर्म एक कीटोन है। आगे दिया है कि A आयोडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब इसमें एक मिथाइल कीटोन ग्रुप यानी CH3CO ग्रुप होना जरूरी है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखाता है, लेकिन यह ब्रोमीन वाटर बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज नहीं करता, जिसका साफ मतलब है कि इसमें एक एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है।
कंपाउंड बी, जो कि कीटोन ए के ऑक्सीडेशन से बनता है, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फॉर्मूला C7H6O2 है। ये फॉर्मूला इंडिकेट करता है कि ये ज़रूर बेंजोइक एसिड होना चाहिए। अब क्योंकि बी बेंजोइक एसिड है और हमारा पेरेंट कंपाउंड ए एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक मिथाइल कीटोन है, तो C8H8O फॉर्मूले के हिसाब से कंपाउंड ए निश्चित रूप से एसिटोफिनोन यानी फिनाइल मिथाइल कीटोन ही होगा। इन दोनों के बीच होने वाली 2,4-DNP टेस्ट की रिएक्शन और आयोडीन NaOH के साथ आयोडोफॉर्म बनने की पूरी केमिकल रिएक्शंस आप यहाँ स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की एक और बेहद खास प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, जो कि है रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वे नेचर में काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं और इसी वजह से ये कई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस शो करते हैं। इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी का मेन रीज़न ये है कि कार्बोनिल ग्रुप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I इफेक्ट होता है और साथ ही हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस के जरिए बहुत अच्छी तरह स्टेबलाइज हो जाता है, जैसा कि इस रेजोनेंस हाइब्रिड और इन एंगल्ड एरोज से साफ पता चल रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन। जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वे डाइल्यूट एल्कली जैसे कि डाइल्यूट NaOH या BaOH2 की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जिन्हें एल्डोल्स कहते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिन्हें कीटोल्स कहते हैं, बनाते हैं। इस पूरी रिएक्शन को हम एल्डोल्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जब इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो पहले एक रिवर्सिबल स्टेप में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी एल्डोल बनता है। इस एल्डोल को जब आगे गर्म किया जाता है डेल्टा, तो बहुत आसानी से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है H2O और हमें एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है But2NL और इसे ही हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कीटोन्स जैसे कि प्रोपेनोन यानी एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 के साथ ट्रीट किया जाता है, तो पहले एक कीटोल बनता है जिसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटन 2,1। इसे जब आगे हीट किया जाता है तो डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें हमारा फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है, जिसे 4 मेथिल पेंट थीन 2,1 कहा जाता है। ये जो नाम एल्डोल है, ये इसमें प्रेजेंट दो फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइड और एल्कोहल के नामों को मिलाकर बनाया गया है। क्योंकि एल्डोल और कीटोल दोनों ही बहुत आसानी से पानी लूज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे देते हैं, इसलिए इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। हालांकि कीटोन्स से बनने वाले कंपाउंड्स को हम कीटोल्स कहते हैं क्योंकि उनमें कीटो और एल्कोहल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स के साथ उनकी क्लोज सिमिलैरिटी की वजह से कीटोन्स की इस रिएक्शन पर भी जनरल नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही अप्लाई होती है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब एल्डोल कंडेंसेशन की ये रिएक्शन दो अलग अलग एल्डिहाइड्स और या कीटोन्स के बीच कराई जाती है, तो इसे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अगर दोनों ही एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हों, तो हमें कुल 4 प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर मिलता है। इसे समझने के लिए इथेनॉल और प्रोपेनॉल के मिक्सचर की एल्डोल रिएक्शन को देखते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो दो सेल्फ एल्डोल या सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल से But2NL और प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल से 2 मेथिल पेंट 2NL बनता है। इसके साथ ही 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जब इथेनॉल का मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल पर अटैक करता है तो 2 मेथिल But2NL बनता है, और जब प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल इथेनॉल पर अटैक करता है तो पेंट 2NL बनता है। कीटोन्स का इस्तेमाल भी क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस में एक कंपोनेंट के रूप में बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि इस रिएक्शन को देखिए, जहां बेंजल्डिहाइड और एसिटोफेनोन बेंजालैसिटोफेनोन 293 केल्विन पर डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मेजर प्रोडक्ट के रूप में 1,3
डाइफेनाइल प्रोप 2 EN1 बनाते हैं। अब आते हैं अगली हेडिंग पर, अदर रिएक्शंस, जिसमें पहली है केनिज़ारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वे कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ गर्म करने पर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो जब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ कराई जाती है और उसे हीट किया जाता है तो हमें मेथनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड और सोडियम बेंजोएट मिलता है। केमिकल रिएक्शंस के बाद अब बात करते हैं इनके यूजेस यानी उपयोगों की। केमिकल इंडस्ट्री में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बड़े पैमाने पर सॉल्वेंट्स, स्टार्टिंग मटेरियल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए रिएजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने, और बेकेलाइट एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू और दूसरे पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज होता है। एसिटाल्डिहाइड का मेनली यूज एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर्स और ड्रग्स बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह होता है। बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल परफ्यूमरी और डाई इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन बहुत ही कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं। इसके अलावा कई एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जैसे कि ब्यूटीरैल्डिहाइड, वेनिलिन, एसीटोफेनॉन, कैम्फर आदि अपनी खास खुशबू और फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं। अब हम इस चैप्टर के अगले बड़े और बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COH प्रेजेंट होता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप खुद दो ग्रुप से मिलकर बना है, एक कार्बोनिन ग्रुप और उससे सीधे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसीलिए इसके नाम को मिलाकर कार्बोक्सिल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस बात पर डिपेंड करते हुए कि कार्बोक्सिल कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एलिफैटिक RCOOH या एरोमेटिक हो सकते हैं। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एक बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो हायर मेंबर्स होते हैं, जैसे C12 से C18 वाले कार्बन चेन, उन्हें फैटी एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल फैट्स में ग्लिसरॉल के एस्टर्स के रूप में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स कई दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड्स और एमाइड्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल्स का काम करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स सबसे शुरुआती आइसोलेट किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हैं, इसलिए इनमें से कई कंपाउंड्स अपने कॉमन नेम्स से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इन कॉमन नेम्स के लास्ट में हमेशा IC एसिड सफिक्स लगाया जाता है और ये नाम उनके नेचुरल सोर्स के लैटिन या ग्रीक नाम से डिराइव किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड सबसे पहले लाल चींटियों यानी रेड आंट से मिला था और लैटिन में फॉर्मिका का मतलब लाल चींटी ही होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH हमें विनेगर से मिला, जिसका लैटिन नाम एसिटम होता है। इसी तरह ब्यूटेरिक एसिड CH3CH 2CH2COOH रेंसिड बटर से आइसोलेट हुआ था, जिसे लैटिन में ब्यूटेरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके IUPAC सिस्टम की। अलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम रखने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन के नाम के लास्ट से अक्षर E को हटाकर वहां OIC एसिड जोड़ दिया जाता है। कार्बन चेन की नंबरिंग करते समय हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 असाइन किया जाता है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हों, तो एल्केन की पूरी चेन का नाम लिखकर कार्बोक्सिल ग्रुप्स की संख्या के हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स जैसे कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड आदि जोड़ दिए जाते हैं और इनके आगे अरबी न्यूमरल्स जैसे 1, 2, 3 लिखकर उनकी पोजीशन इंडिकेट की जाती है। अब नीचे दिए गए इस टेबल 8.3 पर नजर डालिए, जहां कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स दिए गए हैं।
टेबल के बाद अब हम कुछ और ज़रूरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नामों को देख लेते हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर सीधे एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो इसका कॉमन नाम बेंजोइक एसिड होता है और IUPAC ने भी इसे पूरी तरह एक्सेप्ट किया है। वैसे इसका ऑफिशियल IUPAC नाम बेंजीने कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर बेंजीन रिंग में पहले और दूसरे पोजीशन पर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हों तो इसे कॉमनली थैलिक एसिड और IUPAC में बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब इस साइड चेन वाले एग्जाम्पल को देखिए, जहां बेंजीन रिंग से CH2COOH जुड़ा है। क्योंकि नंबरिंग कार्बोक्सिल कार्बन से शुरू होगी, इसलिए इसका नाम बनता है 2-फीनिल इथेनोइक एसिड। नॉमेनक्लेचर के बाद अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के स्ट्रक्चर की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बोक्सिल कार्बन होता है उससे जुड़े हुए सारे बॉन्ड्स लगभग एक ही प्लेन में होते हैं और ये आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के जरिए अलग होते हैं। यहां ध्यान देने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोक्सिल कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के कंपैरिजन में काफी कम इलेक्ट्रोफिलाइक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहां एक पॉसिबल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसे आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब हम उन खास मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स तैयार किए जाते हैं। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स बहुत आसानी से कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 न्यूट्रल एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2Cr2O7 और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 एसिडिक मीडियम में लेकर सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसे हम जोन्स रिएजेंट यानी क्रोमिक एसिड के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। जैसे एक डेकेनॉल जब जोन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो सीधे डेकेनोइक एसिड मिल जाता है। इसके अलावा एल्डिहाइड्स का जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही मिलते हैं। फ्रॉम एल्किल बेंजीन्स, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कमर्शियली बनाने के लिए अल्काइल बेंजीन का क्रोमिक एसिड या एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के साथ विगरस ऑक्सीडेशन कराया जाता है। इसमें पूरी की पूरी एल्काइल साइड चेन, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सीधे एक कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स तो इस तरह ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन टर्शियरी ग्रुप पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल बेंजीन भी इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स देते हैं। जैसे टोल्यूइन से पहले पोटेशियम बेंजोइड बनता है जो हाइड्रोलिसिस पर बेंजोइक एसिड देता है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। नाइट्राइल्स का जब हम H+ या OH- कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पानी के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पहले वे एमाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर आगे विगरस कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस करने पर वे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बदल जाते हैं। इस रिएक्शन को माइल्ड कंडीशंस में एमाइड स्टेज पर ही रोकना भी पॉसिबल होता है। जैसे इथेन नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस से पहले इथेनामाइड और फिर इथेनोइक एसिड बनता है, और बेंजामाइड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हीट करने पर सीधे बेंजोइक एसिड और अमोनिया गैस रिलीज होती है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर MgX जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मैग्नीशियम सॉल्ट बनता है। इस सॉल्ट का जब मिनरल एसिड H3O+ के साथ एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें हमारा फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और नाइट्राइल्स दोनों को ही हम अल्काइल हैलाइड से तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों मेथड्स अल्काइल हैलाइड्स को उनके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बदलने के लिए बहुत यूजफुल हैं, जिनमें पेरेंट अल्काइल हैलाइड चेन से एक कार्बन एटम ज्यादा होता है। फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसिड क्लोराइड जब पानी के साथ हाइड्रोलाइज होते हैं तो बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, और अगर इन्हें एक्वस बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो पहले कार्बोक्सिलेट आयंस बनते हैं जो एसिडिफिकेशन पर सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं। इसी तरह
एसिड एनहाइड्राइड्स भी पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर अपने करस्पॉन्डिंग एसिड्स का मिक्सचर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेंजोइल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से बेंजोइक एसिड मिलता है। एसिटिक एनहाइड्राइड से 2 मॉलिक्यूल्स इथानोइक एसिड के मिलते हैं और बेंजोइक इथानोइक एनहाइड्राइड से हमें बेंजोइक एसिड और इथानोइक एसिड दोनों का मिक्सचर मिल जाता है। फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स का जब हम डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल्स देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्टर्स का बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पर पहले हमें कार्बोक्सिलेट सॉल्ट्स मिलते हैं, जिनका आगे एसिडिफिकेशन करने पर ही हमें हमारा कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल पाता है। जैसे इथाइल बेंजोएट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजोइक एसिड और इथेनॉल मिलता है, और इथाइल ब्यूटेनोएट का जब NaOH के साथ बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम ब्यूटेनोएट बनने के बाद एसिडिफिकेशन करने पर हमें ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाता है। अब स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल 8 को ध्यान से देखते हैं, जहां हमें इन कंपाउंड्स को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने की केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। पहला, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में बदलने के लिए हम इसका एल्कलाइन के MnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे और फिर हीट करने के बाद H3O+ से हाइड्रोलिसिस करा देंगे। 2. एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन को बदलने के लिए हम पहले इसकी सोडियम हाइपोआयोडाइट यानी I2NaOH के साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे, जिससे सोडियम बेंजोएट बनेगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करके बेंजोइक एसिड पा लेंगे। 3. ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से बनाने के लिए पहले इसकी Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएंगे। फिर उसे ड्राई आइस CO2 के साथ ट्रीट करके एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। फिनाइलेथीन स्टाइरीन। स्टाइरीन का भी जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पूरी साइड चेन टूटकर सीधे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। प्रिपरेशन के बाद अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके भौतिक गुणों के बारे में। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के शुरुआती 9 मेंबर्स C1 से C9 रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जिनकी गंध बहुत ही अरुचिकर यानी अनप्लेजेंट होती है। इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं वे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और उनके बड़े साइज की वजह से वे लगभग गंधहीन यानी ओडरलेस होते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और यहां तक कि अल्कोहल से भी कहीं ज्यादा हाई होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं और इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इतने मजबूत होते हैं कि वे वेपर फेज में या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में भी पूरी तरह टूटते नहीं हैं, और इनके ज्यादातर मेंबर्स वेपर फेज में एक डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के शुरुआती 4 मेंबर्स यानी मेथिनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड पानी के साथ बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसीलिए ये पानी में हर प्रोपोर्शन में पूरी तरह सॉल्युबल यानी मिजिबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन में कार्बन एटम्स की संख्या यानी अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से घटने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर वाला जो नॉन पोलर अल्काइल पार्ट है वो बड़ा होता जाता है और पानी के साथ होने वाले इंटरैक्शन को रोकता है। सबसे सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड ठंडे पानी में लगभग इनसॉल्युबल होता है। हालांकि ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कम पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में बहुत ही अच्छी तरह सॉल्युबल होते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड OH बॉन्ड टूटता है। एसिडिटी। अल्कोहल्स की ही तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके
हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और फिनॉल्स की तरह ये भी एल्कली यानी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स और पानी बनाते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कमजोर बेसिस जैसे कि कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में ब्रिस्क एफर्जेसेंस के रूप में बाहर निकलती है। इस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन का यूज लेबोरेटरी में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन यानी उसके टेस्ट के लिए फिनॉल्स और दूसरे एसिडिक कंपाउंड से अलग पहचानने के लिए किया जाता है। चलिए इन रिएक्शंस के इक्वेशंस को एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनता है और H2 गैस बाहर निकलती है। जब ये NaOH बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से सोडियम सॉल्ट और H2O बनता है और जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ कराई जाती है तो सोडियम सॉल्ट और पानी बनने के साथ साथ CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है, जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिसोसिएशन और उसकी एसिडिटी की। जब कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डिसोसिएट होता है तो वो हाइड्रोनियम आयन H3O+ और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन RCOO- देता है, जिसे आप इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में देख सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि EQ को हम इस तरह लिखते हैं। क्योंकि पानी यहाँ एक्सेस में होता है इसलिए हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि A डिफाइन करते हैं, जो कि KeQH2O के बराबर होता है। एसिड की स्ट्रेंथ को अक्सर pKa वैल्यू के रूप में इंडिकेट किया जाता है, जहां pKa बराबर log Ka होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, जिस एसिड की pKa वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू 1 से कम है तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगर pKa 1 और 5 के बीच है तो वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है। 5 से 15 के बीच वीक एसिड और 15 से ज्यादा होने पर वो एक्सट्रीमली वीक एसिड माना जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिनरल एसिड से तो कमजोर होते हैं, लेकिन एल्कोहल्स और फिनॉल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। एल्कोहल से निकलने वाला एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता, जबकि फिनॉल से निकलने वाला फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है। लेकिन फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज दो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर बहुत इफेक्टिवली डीलोकलाइज्ड रहता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड से ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से कहीं ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े सब्स्टिट्यूएंट्स का उसकी स्टेबिलिटी और एसिडिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स होते हैं वे इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं और एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज कर देते हैं और एसिड की स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से एसिडिटी का बढ़ता हुआ ऑर्डर नीचे दिए गए ग्रुप्स के सीक्वेंस के हिसाब से होता है। इस हिसाब से नीचे दिए गए कुछ एसिड्स के कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। CF3COOH बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है CCl3COOH से, जो आगे CHCl2COOH, NO2CH2COOH और CnCH2COOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ब्रोमोएसिटिक और आयोडोएसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हेलोजन एटम की संख्या बढ़ती है एसिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे Cl3CCOOH ग्रेटर देन Cl2, CHCOOH ग्रेटर देन ClCH2
COOH। इसके अलावा हेलोजन एटम कार्बोक्सिल ग्रुप के जितने नज़दीक होगा ए पोजीशन पर, उसका एसिडिटी बढ़ाने का असर उतना ही ज़्यादा होगा, जो कि दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है। अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे -NO2 जुड़े होने पर बेंजोइक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जैसे -OCH3 जुड़े होने पर बेंजोइक एसिड की एसिडिटी घट जाती है, जिसे आप इन नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स में उनके pKa वैल्यू के साथ देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अगली मेजर कैटेगरी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी वे रिएक्शंस जिनमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जैसे मिनरल एसिड के साथ या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ गर्म किया जाता है, तो इनमें से पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें करस्पॉन्डिंग एसिड एनहाइड्राइड मिलते हैं। जैसे इथेनोइक एसिड को हीट करने पर इथेनोइक एनहाइड्राइड बनता है। एस्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब अल्कोहल्स या फिनॉल्स के साथ किसी मिनरल एसिड जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर्स बनते हैं, और इस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसका जनरल इक्वेशन है RCOOH प्लस ROH राइट एरो RCOOR प्लस H2O। एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म एक न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन है, जो कुल 5 स्टेप्स में होता है, जिसे आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले कार्बोनिल ऑक्सीजन पर प्रोटॉन का एडिशन यानी प्रोटोनेशन होता है, जिससे कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। स्टेप 2, इसके बाद अल्कोहल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बोक्सिल कार्बन पर, जिससे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। स्टेप 3, इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। स्टेप 4, प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद पानी का एक मॉलिक्यूल H2O बाहर निकल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, और हमें एक प्रोटोनेटेड एस्टर मिलता है। स्टेप 5, आखिरी स्टेप में ये प्रोटोनेटेड एस्टर अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, जिससे हमें फाइनल न्यूट्रल एस्टर प्रोडक्ट मिल जाता है। रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड P2O5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 या थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ ट्रीट करने पर बहुत आसानी से क्लोरीन एटम के जरिए रिप्लेस हो जाता है। इन तीनों रिएक्शंस में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट्स गैसियस SO2 और HCl होते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर से खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें बिल्कुल प्योर एसिल क्लोराइड मिलता है। रिएक्शन विद अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन की वजह से पहले अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, जिन्हें आगे हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर पानी बाहर निकल जाता है और हमें एमाइड्स मिलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ अमोनियम एसीटेट बनाता है, जो गर्म करने पर एसिटामाइड देता है, और बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ अमोनियम बेंजोएट बनाता है, जो गर्म करने पर बेंजामाइड देता है। इसी तरह जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप वाले थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो अमोनियम थैलेट बनता है। इसे जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो पहले 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलकर फ्थैलेमाइड बनता है, और आगे और ज्यादा गर्म करने पर इसमें से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और हमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है, जिसे फ्थैलेमाइड कहा जाता है। अमाइड्स फॉर्मेशन के बाद अब हम शुरू करते हैं अगली मेजर कैटेगरी, जो कि है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, यानी वे रिएक्शंस जिनमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ या फिर बेहतर तरीके से डिबोरिन B2H6 के साथ रिड्यूस किया जाता है, तो वे सीधे प्राइमरी अल्कोहल्स
1 डिग्री अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइबोरान कार्बोक्सिल ग्रुप को तो बहुत आसानी से रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि एस्टर, नाइट्रो या हेलो ग्रुप्स को आसानी से रिड्यूस नहीं करता। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 कार्बोक्सिल ग्रुप को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। डीकार्बोक्सिलेशन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स को सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड NaOH और CaO का 3:1 मिक्सचर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। इस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से बनने वाले हाइड्रोकार्बन में पैरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम होता है। इसी तरह जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एल्कली मेटल सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तो एनोड पर हमें पैरेंट चेन से डबल कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिलता है और इस पूरी प्रोसेस को हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। अब हम उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से में होती हैं। हैलोजिनेशन, हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन। जिन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वे रेड फॉस्फोरस की स्मॉल अमाउंट की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। इस बेहद फेमस और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को हम हेल-वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की या शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। रिंग सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। यहाँ ये कार्बोक्सिल ग्रुप एक डी-एक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। हालांकि सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन शो नहीं करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या कॉम्प्लेक्स बना लेता है। चलिए इसके दोनों एग्जाम्पल्स के इक्वेशंस को देख लेते हैं। जब बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराया जाता है, तो हमें M नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिलता है। और जब इसका ब्रोमिनेशन Br2 और FeBr3 के साथ कराया जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेटा पोजीशन पर होने की वजह से हमें M ब्रोमोबेंजोइक एसिड मिलता है। चैप्टर के बिल्कुल लास्ट सेक्शन में अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यूजेस यानी उनके उपयोगों की। मेथिनोइक एसिड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड का सबसे कॉमन यूज फूड इंडस्ट्री में विनेगर के रूप में और केमिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट की तरह होता है। हेक्सेन डायोइक एसिड यानी एडिपिक एसिड का इस्तेमाल नायलॉन 6,6 पॉलीमर को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एस्टर्स का यूज परफ्यूमरी में उनकी प्लेजेंट स्मेल के लिए होता है। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल एक बहुत ही पॉपुलर फूड प्रिजर्वेटिव रूप में किया जाता है। और हायर फैटी एसिड्स जैसे कि स्टीयरिक एसिड, पैमेटिक एसिड और ओलिक एसिड का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल सोप्स और डिटर्जेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये पूरा NCERT यूनिट। थैंक यू।